व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, ब्रेक में हमें एक और डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है और वो डॉक्टर साहब जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो पेशेंट्स होते हैं वो आधे पेशेंट्स जो होते हैं एक डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और आधे पेशेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर सलमान शरीफ के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भाई, सर से भी हम लोग सबसे पहले करेंगे सर पोल का सवाल करते हैं इनसे जो आपसे किया था, फिर इसके बाद ही हम ब्रेन ट्यूमर पे आते हैं। नहीं तो खतरनाक भी। अरे सर, हमारे पोल का सवाल है कि इंसान की असलियत का कब पता चलता है, भरे पेट या खाली पेट? आई थिंक दोनों वक्त आप अच्छाई या बुराई दोनों टेस्ट कर सकते हैं, भरे पेट और खाली पेट। आई थिंक दोनों वक्त एक नहीं ले सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर भरा पेट है तो आप फिर क्या करना चाहेंगे? जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी गलतियां उस वक्त होती हैं जब आदमी भरा पेट होता है, और बहुत सारी गलत हरकतें उस वक्त होती हैं जब आदमी का खाली पेट होता है और जेब में पैसे नहीं होते। हाँ। तो आई थिंक दोनों तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरह से पता चलता है मतलब। और जब सिचुएशन मीडियोकर होती है, मतलब भरा खाली पेट नहीं, बस सैटिस्फाइड सिचुएशन है, तो इंसान प्रिटेंड करता है। आई थिंक कैरेक्टर का पता चलाने के लिए प्रॉब्ली भरा पेट इज द बेस्ट टाइम। Very nice. I like this part. Okay. अच्छा जी, let's come back to brain tumors. हम since already brain tumor discuss कर रहे थे, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या साइन एंड सिम्टम हमें किसी भी एज में नजर आएंगे जो हमें कहेंगे अलार्मिंग साइन होंगे एक्चुअली हमारे लिए, कि हम कहेंगे ओ गॉड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स समथिंग, ये चीज़ कांस्टेंट है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस? आई थिंक ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से पहली बात क्लियर हो जाए कि बहुत अनकॉमन है, रेयर है। तो कोई जीपी प्रॉबेबली हर हेडेक ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। कोई जीपी प्रॉबेबली 5 साल में एक ब्रेन ट्यूमर देखेगा, तो जो उसके पास हेडेक के पेशेंट्स आ रहे हैं वो परेशान नहीं हो कि वो हर हेडेक ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में सर का दर्द एक ख़ास तरीके का हो तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट या अलार्मिंग चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो सर का दर्द जो कि मुसलसल बढ़ता जा रहा हो, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा हो, स्पेशली सुबह उठते वक्त का जो दर्द है हम उसके लिए कहते हैं। उसके अलावा वो दर्द जो पोजीशन चेंज करने से रह रहा हो और कांस्टेंट रह रहा हो, ऐसे नहीं माइग्रेन की तरह से कि आ रहा है जा रहा है और ठीक हो जा रहा है, इस तरह वाला नहीं। तो आई थिंक वो सर के दर्द स्पेसिफिक होते हैं। फिर एरियाज़ को लोकेट करते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान में मसाइल हैं हमारे बहुत सारे। तो मेन वजह है हेडेक की डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर। आई थिंक मेन वजह वो है। और आप पढ़ाई में ले लें, कंप्यूटर्स ले लें, मोबाइल फ़ोन्स ले लें, ये सारी चीज़ें मिलकर हेडेक कॉज करती हैं। हाँ। वीडियो गेम्स हैं। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कर रही हैं। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा एलिमेंट है हेडेक का। ब्रेन ट्यूमर सबसे बड़ा उसका एलिमेंट नहीं है हेडेक का। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हर सर का दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक किस्म के दर्द जो ठीक नहीं हो रहे हों, जो सुबह उठते वक्त सबसे ज़्यादा हों, जो परसिस्टेंट रहें, दवाइयों से नहीं ठीक हो रहे हैं, उनके साथ उल्टी महसूस हो रही हो, वो माइग्रेन में भी होती है, लेकिन ख्याल रखना है कि वो जो परसिस्टेंट रह रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा और फिर हेडेक मुसलसल रह रहा है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं नहीं सही हो रहा। उसके अलावा फिर उसके साथ कुछ और आमतौर पर अलामात होती हैं जो कि हमें बता सकती हैं कि ये कोई प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। जैसे विजुअल साइंस कुछ हो रहे हैं, या सुनाई कम दे रहा है आपको, या सूंघने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेमोरी में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ें मिलके कर सकती हैं। उसके अलावा झटके पड़ सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो खाली एक हेडेक नहीं है जिसकी वजह से कि कोई मेरे पास सर के दर्द के लिए आए तो मैं ब्रेन ट्यूमर सोचूं। आजकल अच्छी बात यह है कि MRI स्कैन चूँकि सस्ते हो गए हैं, बहुत ईजीली अवेलेबल है हर जगह। तो अगर आपको कोई साइन सिम्टम नहीं भी मिल रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर रिकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं तो इत्मीनान आपके लिए यही है कि एक छोटा स्क्रीनिंग खाली एक MRI करा लें। अब लंबा चौड़ा खर्च नहीं करें और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला MRI भी तो महंगा है, बहुत सारे लोग आराम से इतने थोड़ी अफोर्ड कर सकते। 7-8 हज़ार का तो होता ही है हर जगह पे। हाँ, महंगी जगहों पर इतने का होता है, लेकिन इतने का ही होता है। लेकिन मैं बात करता हूँ डाउ में या बाकी जगह शहर में आप स्क्रीनिंग MRI जो कि T2 वेटेड इमेज होता है, वो अगर आप करवा लें वो तकरीबन 1500 से 1800 रुपए में एक्चुअली 1200 से और 2000 के बीच में ही MRI हो जाते हैं स्क्रीनिंग, सस्ती जगह। इतने सस्ते कहाँ होते हैं? हमारे व्यूअर्स को ये होता है हम सस्ती जगह तो बताते नहीं इनको। आई थिंक अगर हम ये डॉ में बहुत सस्ता हो जाता है, चूँकि इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर आप रिक्वेस्ट कर दें, हमारे अपने अस्पताल में भी अगर हम रिक्वेस्ट कर दें तो गरीब मरीज़ों के लिए डिस्काउंट हैं। तो आई थिंक सारे ही अस्पतालों में डिस्काउंट पे कर सकते हैं क्योंकि मार्जिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है अस्पतालों का। ठीक है, ओके, गुड न्यूज़ फॉर ऑल। वो अक्सर हमारे कॉलर्स ये कहते हैं कि इतने महंगे होते हैं तो हम नहीं करा सकते हैं इंसाफ। चलें जी, डॉक्टर साहब ने आपको सस्ती जगह भी बता दी।
फ्री में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फ्री में? डॉक्टर साहब कहीं फ्री में? फ्री एमआरआई हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइम लगता है। अब जैसे जिना में आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम लगता है और उसके अलावा काफ़ी जहमत उठानी पड़ती है, लेकिन हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है, थोड़ी सी जहमत तो उठानी पड़ेगी अगर पैसा नहीं देना तो। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये वो अलामतें हैं जो हम लोग को नज़र आती हैं और हम लोग कहते हैं कि अच्छा दिस इज़ नॉट ऑन। ओके, अब इस पर और बात करते हैं। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं काजिम की बात कर रहा हूँ, अंकित कराची से। कौन बात कर रहा है? काजिम जी जी जी। काजिम, कैसे हैं आप? काजिम, चले जी, ओके ओके। काजिम नाश्ता करने चले गए। ओके, लेट्स कम बैक टू ब्रेन ट्यूमर्स। अच्छा, ये वो हैं। अब ब्रेन ट्यूमर में सर मिलिग्नेंट, हम अभी सर से डिस्कस कर रहे थे, मिलिग्नेंट यानी का वो जड़ों वाला जो कैंसर की तरह फैला होता है वो, और बेनाइन। तो बेनाइन कम होता है, मिलिग्नेंट ज़्यादा होता है? आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो क्लियरली मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट से क्या मुराद है? ज़्यादातर ट्यूमर जो कि कहीं और से आ रहे हैं, जैसे ख़वातीन में आप ब्रेस्ट ले लें, मर्दों में लंग्स या प्रोस्टेट ले लें, तो ये जो दूर बाहर से आने वाले ट्यूमर्स हैं, ये वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जो सबसे कॉमन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एज में होते हैं ज़्यादातर जहाँ पर या तो उसका फैला होता है ट्यूमर, तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट डील करते हैं और उस सिचुएशन में बहुत सारों को हम हेल्प नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर वो सिंगल लीजन मौजूद है और उसको निकाल दें तो वो ऐसे ही है कि जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। तो आई थिंक वो हम उसमें मरीज़ की डिजीज़ तो नहीं क्योर कर देते, लेकिन ब्रेन के सिम्टम्स हम बेहतर कर सकते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और जो जहाँ तक बिनाइन और मैलिग्नेंट का ताल्लुक है, तो हमें मालूम है कि बिनाइन ट्यूमर्स जैसे फॉर एग्जांपल जो झिल्ली से अराइज होने वाले ट्यूमर्स हैं 1/3 होते हैं, 30%, इनफैक्ट 35% तक हमारे पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा है कि झिल्ली से अराइज होने वाले ट्यूमर्स हैं, और उसमें मेजॉरिटी 95% वो बिनाइन होते हैं। अगर आप निकाल दें तो दोबारा तंग नहीं करते। ओके, गुड। और जब नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं तो उसके तहत भी बहुत अगर वो जो नए तरीके हैं उनसे अगर हम रिमूव कर दें तो हम काफ़ी एग्रेसिवली इनको निकाल सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के साथ। तो वो पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट कि अगर आपको ट्यूमर है और आप दैट्स द एंड ऑफ द रोड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हमें मालूम है कि काफ़ी हद तक 40% ट्यूमर बिनाइन होते हैं, और अगर ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं तो उनको हम मुकम्मल क्योर भी कर सकते हैं कुछ को। हाँ, ताकि दोबारा ना। जैसे ये नाक के पीछे जो ट्यूमर्स होते हैं जिनको पिट्यूटरी ट्यूमर्स कहते हैं, अब वो तो नाक के ज़रिए आप कैमरे की मदद से भी निकाल सकते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ, और रिस्क बहुत कम ना होने के बराबर। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स अगले दिन भी घर जा सकते हैं ऐसी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, अब ये सब तो हो गया, ठीक है, ट्यूमर भी हो गया, इस तरह भी हो गया। अब मुझे बताइए कि साइन एंड सिम्टम्स जब पेशेंट को आ रहे होते हैं इस तरह के, तो ज़रूरी है कि वो सारे ब्रेन ट्यूमर की तरफ ही जा रहे हो? क्या कोई और कॉज नहीं हो सकता बॉडी में, या हार्मोन्स का या एंजाइम्स का, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर जैसे साइन एंड सिम्टम बन रहे हों? आप कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात को कि अगर जिस तरह मिग्रेन में उसमें भी हेडेक्स होंगी, ठीक है, आपका कोई भी आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो भी हो सकती हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर में भी होती हैं। हम तो हेडेक्स जो हैं वो बड़ी कॉमन हैं। बाकी चीज़ें देखें जाएँ तो अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस, वो भी कॉमन हैं। तो जनरली तो ये आम तौर पे जितने भी लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं उनको कोई ब्रेन ट्यूमर तो होता है, जिनको बिहेवियरल चेंजेस होती हैं उनको ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। ब्रेन ट्यूमर जैसे कि हमने कहा है कि इवन अमेरिका में हर साल तकरीबन 23,000 to 24,000 प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होते हैं। पाकिस्तान में खैर कम होते हैं, जल्दी लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो दे आर अनकॉमन ट्यूमर्स। तो until unless जैसे they do exist but they are uncommon because we are unable to diagnose them. हमारी भी मोर और लेस उतना ही होंगे क्योंकि हमारी तो इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जितने भी ये ट्यूमर्स हैं जनरली जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो मिडिल एज में ज़्यादा आते हैं। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी नहीं है, हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से मर जाते हैं। तो बाय द टाइम हम उस एज पे पहुंचते नहीं। जैसे जैसे लॉन्गेविटी लाइफ बढ़ती जा रही है, डिजेनरेटिव डिजीज़ और ये जो ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। कॉमन से मुराद ये है कि पहले शायद ये डायग्नोज नहीं हो रहे थे, अब ये डायग्नोज हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि MRI कॉमन हो गया, हर जगह मौजूद है, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। पहले सर का दर्द, जैसे मैंने आपसे बात की थी, 1.5 उम्र में हम हर एक को कहते थे सठिया गया है, अब
वी कैन फाइंड इट कि कई दफ़ा उसमें ब्रेन ट्यूमर भी होता है। सही। तो मोर एंड मोर इन्वेस्टिगेशंस आर अवेलेबल एंड वी आर डायग्नोजिंग इट मोर एंड मोर। सही। लेकिन फिर भी जैसे कि डॉक्टर सलमान ने कहा कि दे आर अनकॉमन, हर सर का दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। हाँ, एक सूरत में अगर किसी मिडिल एज आदमी को फर्स्ट टाइम मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो अनटिल प्रूवन अदरवाइज उसको दैट इज़ एन अलार्मिंग साइन। परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है एकदम ऑल ऑफ ए सडन, बच्चों में जिस तरह परसिस्टेंट हेडेक्स होना शुरू हो गया, उनके ग्रेड्स गिर गए हैं, दीज आर ऑल अलार्मिंग साइंस। आप चेक करें कि उनको कोई ब्रेन ट्यूमर्स तो नहीं है। ओके। तो अच्छा सर, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल वो ये कि लंग कैंसर के लिए हम लोग कहते हैं ओके स्मोकिंग कैन लीड टू लंग कैंसर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, कोई एग्जैक्ट कॉज तो नहीं होता बट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इज व्हाट वी नो अबाउट अदर कैंसर्स। ब्रेन ट्यूमर के क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं? आई थिंक दो चीज़ें हैं, एक तो इन्वायरमेंट है, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और एक हमारी कुछ खुद के इश्यूज़। और इन्वायरमेंट के क्या इश्यूज हैं? देखें इन्वायरमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स एसोसिएटेड हैं कि अगर परसिस्टेंट, ये क्या रिसर्च से प्रूव हो चुका है? नहीं, आई थिंक देयर आर 6-7 बिग स्टडीज़ जिसमें 3 स्टडीज़ कह रही हैं कि हाँ रिस्क ज़्यादा हो जाता है आपका ट्यूमर का अगर ये मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड 3 स्टडीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली जो 3 स्टडीज़ जो नेगेटिव स्टडीज़ हैं तीनों स्पॉन्सर्ड थी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ की। तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि इसमें कितनी हकीकत है और कितनी सच है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि कुछ दाल में काला ज़रूर है। और उसकी वजह है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि पेशेंट एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसके ज़रिए हम देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म कैसा है ब्रेन में। तो हमने क्या किया, एक तरफ मोबाइल फ़ोन लगाया, ठीक है, और दूसरी तरफ भी मोबाइल फ़ोन लगाया। इस वाले मोबाइल फ़ोन को ऑन कर दिया और उसको फिर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से देखा कि क्या हो रहा है। तो हमें ये रियलाइज़ किया कि हीट उस एरिया में जहाँ पर मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा था उस लोब में ब्रेन के कहीं ज़्यादा थी, मेटाबॉलिज्म कहीं ज़्यादा था। उन पेशेंट्स के अंदर टर्नओवर जो हमारे ख़ास सेल्स का होता है वो कहीं ज़्यादा था कंपेयर टू द अपोजिट साइड, जिस साइड का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और ये परसिस्टेंट स्टडीज़ ने प्रूव किया है। प्लस मोबाइल फ़ोन अब रिकमेंडेड इस वक्त गाइडलाइंस जो हैं वो बच्चों के लिए हैं। वो अभी बात करते हैं, ठीक है, तो रिकमेंडेड गाइडलाइंस पर। हाँ। वो एक ब्रेक का वक्त हुआ फिर एक छोटा सा ब्रेक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं, प्लीज़ अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। स्टे ट्यून्ड।